सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हम लेक्चर 12 पर हैं, ऊप्स विद जावा के यूनिट 2 पर। और यूनिट 2 का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले यूनिट 2 के 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग को अच्छे से देखा था, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने देखा था फाइल हैंडलिंग को, और तीसरे लेक्चर में हमने मल्टी थ्रेडिंग के 3 टॉपिक देखे थे। अब हम थ्रेडिंग के टॉपिक पर आ गए हैं, 3 टॉपिक और देखेंगे लास्ट: थ्रेड प्रायोरिटीज, सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड। ठीक है, तो इसके 3 मेथड होते हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में मेरे को लगता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर आने में एक दिन लेट हो गया, क्योंकि ना मैंने इसके कोड्स वगैरह को काफ़ी स्टडी किया, क्योंकि इसके जो कोड होते हैं ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसको समझने में मुश्किल आती है। ठीक है, तो आपको बस ज़्यादा फोकस करना है थ्योरी पर, क्योंकि मुझे लगता है यार इतने ज़्यादा कोड नहीं पूछेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोड हैं इसके। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को टॉपिक के साथ, थ्रेड प्रायोरिटीज। तो देखो, सबसे पहले हमारी थ्रेड प्रायोरिटीज, हमने जब हम मल्टी थ्रेडिंग देख रहे थे तो हमें ये पता चला था जो हमारे थ्रेड होते हैं, मल्टीपल थ्रेड होते हैं, वो हमारे कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि किस थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कि कौन सा पहले थ्रेड एग्जीक्यूट होगा और कौन सा थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो देखो, थ्रेड प्रायोरिटीज इन जावा आर यूज टू कंट्रोल द ऑर्डर इन विच थ्रेड आर शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये मतलब थ्रेड प्रायोरिटी इसके लिए है कि वो कंट्रोल कर सके थ्रेड्स को जावा के अंदर, कि वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हों। ठीक है, कौन सा पहले थ्रेड एग्जीक्यूट हो, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो देखो, द जावा वर्चुअल मशीन असाइन अ प्रायोरिटी टू ईच थ्रेड। ठीक है, अब जो हम अगर कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे किसी थ्रेड को, तो डिफॉल्टली कोई भी एक प्रायोरिटी मिलती है थ्रेड को। ठीक है, और वो कैसे मिलती है? वो जो उसका पेरेंट थ्रेड होता है उससे मिलती है, जो पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी होती है वही उसको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, सो विच हेल्प्स द थ्रेड शेड्यूलर डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच थ्रेड शुड रन। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि थ्रेड शेड्यूलर बताता है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, तो थ्रेड शेड्यूलर को क्या होता है, ईजी हो जाता है कि वो कौन सा थ्रेड कब मतलब शेड्यूल करे रन करने के लिए। ठीक है, थ्रेड प्रायोरिटीज आर इंटीजर रेंजिंग 1 to 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक होते हैं। 1 जो होती है लोएस्ट प्रायोरिटी होती है, और 10 कैसी होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, इन जावा यू कैन सेट द प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड यूजिंग सेट प्रायोरिटी। ठीक है, आप सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करके आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक इंटीजर वैल्यू देनी है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और एक आपके पास एक और होती है कि आप प्रायोरिटी को मस्ट बी इंटीजर बिटवीन। देखो, ये जो है ना, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, थ्रेड डॉट मिनिमम प्रायोरिटी। ठीक है, ये दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अगर आप थ्रेड मैक्स प्रायोरिटी दे दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। और डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई भी प्रायोरिटी नहीं देते हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, थ्रेड थ्रेड नॉर्मल। ठीक है, थ्रेड नॉर्म प्रायोरिटी 5। ठीक है, उसकी वैल्यू रहती है 5। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार हम प्रायोरिटी दे देंगे ना तो क्या होगा कि हमारा थ्रेड हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम सिर्फ उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये प्रायोरिटी दो। ठीक है, फिर भी चलना वो अपने हिसाब से ही है। ठीक है, बस हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रायोरिटी से चल सकते हो। ठीक है, इतना आप याद रखना। अब देखो, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझना है। पहला आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। ठीक है, अब थ्रेड इनहेरिट द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड दैट क्रिएटेड। ठीक है, अब जो आपका थ्रेड है ना, वो इनहेरिट करता है प्रायोरिटी कहाँ से, जिससे आपने थ्रेड को क्रिएट किया। जैसे कि हमारे पास मेन थ्रेड होता है। ठीक है, मेन थ्रेड क्या होता है, पेरेंट थ्रेड होता है सारे थ्रेड्स का। तो आप जितने भी थ्रेड बनाओगे ना, तो वो जो थ्रेड है, वो जो मेन थ्रेड है, उसकी जो प्रायोरिटी होगी उस प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, if you don't explicitly set a thread priority, it will have to same priority as the parent thread। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, प्रायोरिटी एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, थ्रेड प्रायोरिटीज कैन इन्फ्लुएंस द ऑर्डर इन विच थ्रेड आर शेड्यूल्ड। आप बस इन्फ्लुएंस कर सकते हो उसे कि आप इस तरह से उसे शेड्यूल कर दो। ठीक है, बट दे डू नॉट गारंटी इट। ठीक है, बट उसका कोई गारंटी नहीं होता कि उसके हिसाब से वो शेड्यूल होगा। ठीक है, द बिहेवियर में वेरी अक्रॉस डिफरेंट जेवीएन इम्प्लीमेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जेवीएन इम्प्लीमेंटेशन पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि हर मशीन का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, हायर प्रायोरिटी थ्रेड आर मोस्टली लाइक टू एग्जीक्यूट बिफोर लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपने हाई प्रायोरिटी दी हुई है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए लो प्रायोरिटी से। ठीक है, फिर आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी कि मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ नहीं मिलना, जैसे किसी चीज़ को किसी की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसे नहीं मिलती। ठीक है, थ्रेड विद द लोअर प्रायोरिटी माइट सफर फ्रॉम स्टारवेशन इफ हायर प्रायोरिटी थ्रेड कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई द
सीपीयू, ठीक है। अगर आपके पास हायर प्रायोरिटी थ्रेड क्या करेंगे, उसे ऑक्यूपाई करके रखेंगे सीपीयू को, तो जो लोअर प्रायोरिटी थ्रेड है वो किससे सफ़र करेगा, स्टारवेशन से सफ़र करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा नहीं, अब पहले ना इसका हम कोड देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम प्रायोरिटी का कोड देखेंगे जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो लेक्चर 12 देखते हैं। लेक्चर 12 में हमारा है टेस्ट मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। टेस्ट मल्टी थ्रेडिंग में आपको ये भी पता चलेगा कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे काम करती है। तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास ना सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 थ्रेड्स हैं। एक तो ये वाला थ्रेड है, एक ये वाली थ्रेड की क्लास है, और सॉरी थ्रेड की क्लास है, ठीक है ये। और हमने जिसके अंदर थ्रेड एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, थ्रेड क्लास से। इतना आपको पता होगा क्योंकि आपने अगर पहला लेक्चर देखा है इससे पहले वाला, तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना हमने एक एक क्या रन मेथड को ओवरराइड कर रखा है, जो कि हमारे स्टेप होते हैं थ्रेड को क्रिएट करने के, ठीक है। तो इसके अंदर थ्रेड 1 लिख कर आ रहा है, इसके अंदर थ्रेड 2 लिख कर आ रहा है, इसके अंदर थ्रेड 3 लिख कर आ रहा है। और ये कितनी बार प्रिंट करेगा, 50 बार प्रिंट करेगा, 6 बार प्रिंट करेगा, 20 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रेड कैसे कॉन्करेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 3 थ्रेड बना दिए। अब हमने तीनों थ्रेड को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। पहले हम थ्रेड 2 को कॉल कर रहे हैं, फिर थ्रेड 1 को, फिर थ्रेड 3 को। तो आपको पहले लगेगा कि पहले थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा, फिर थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये कॉन्करेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो हमने रन किया। सबसे पहले क्या हुआ, पहले थ्रेड 2 ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर थ्रेड 1 ने किया, फिर थ्रेड 3 ने किया, ठीक है, जैसे हमने ऑर्डर में किया था। लेकिन अगर मैं इसे ना वापस, अगर इसे देखो मैं ना अभी एक बार तो बिल्कुल ये सेम टू सेम चल गए, लेकिन मैं अगर ना इसे बोल देता हूँ कि 60 बार चलो ये, ठीक है, ये 60 बार चलेगा, ये 50 बार चलेगा और ये 20 बार चलेगा। तो देखो इसके अंदर कैसे कॉन्करेंसी आएगी। देखो सबसे पहले हमारा जो थ्रेड 1 था वो चल गया, ठीक है। इसमें जो थ्रेड 2 था वो चला ही नहीं, हमने उसको भी कॉल कर रखा है, लेकिन थ्रेड 1 पहले चल गया, फिर थ्रेड 3 चला, फिर थ्रेड 2 चला। तो इसके अंदर क्या है, हमें नहीं पता कौन सा थ्रेड पहले चलेगा, कौन सा थ्रेड बाद में चलेगा, ठीक है। अब मैं ना क्या करता हूँ, इन्हें सबको ना 10-10 बार प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि छोटे में थोड़ा आपको दिखे। हमने कॉल देखो इसी ऑर्डर में कर रखे हैं, पहले थ्रेड 2 को कॉल किया, थ्रेड 1 को और थ्रेड 3 को, ठीक है। जैसे देखो हमने इसे कॉल किया, थ्रेड पहले हमने थ्रेड 2 को कॉल किया, थ्रेड 1 को कॉल किया और थ्रेड 3 को कॉल किया। तो देखो ये वाले सही प्रायोरिटी में चल गए। लेकिन क्या होता है, थ्रेड जो है ना हमारे कॉन्करेंटली कंट्रोल कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। अब हम ना क्या करेंगे, इन थ्रेड्स की ना प्रायोरिटी को पता लगाएंगे कि कौन से थ्रेड की कितनी प्रायोरिटी है। तो हम उस थ्रेड की प्रायोरिटी को पता लगा सकते हैं किससे, गेट प्रायोरिटी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैं लिखता हूँ, जैसे हमें T1 की प्रायोरिटी को पता लगाना है, तो T1 डॉट गेट प्रायोरिटी। तो इससे क्या होगा, हमें जो T1 की प्रायोरिटी है ना वो पता चल जाएगी। ये देखो यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो T1 की प्रायोरिटी कितनी है, 5। डिफॉल्ट नहीं, हमने कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी, तो देखो डिफॉल्ट में कितनी प्रायोरिटी रहती है, उसकी 5 प्रायोरिटी रहती है। अब हम इसको है ना सेट प्रायोरिटी करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे प्रायोरिटी, जैसे कि हम T2 की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं किससे, सेट प्रायोरिटी कर देंगे हम, कितनी उसकी प्रायोरिटी हम सेट कर देंगे, चलो 10 सेट कर दिया हमने, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी कितनी सेट हो गई, हाईएस्ट सेट हो गई, ठीक है। ये देखो इसको है ना, अब हम क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं। पहले हम T1 को रन कराएंगे, T1 स्टार्ट, और फिर हम कराएंगे T2 को, ठीक है। तो देखो T2 स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि पहले हमारा T2 चलेगा, पहले हमारा T1 चलेगा और पहले फिर T2 चलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी देखो T1 की कितनी है, 5 है, और किसकी T2 की प्रायोरिटी कितनी है, 10 है। तो हम दोनों का भी हम रन कराते हैं, ठीक है। ये देखो हमने रन कराया, तो पहले कौन सा चल गया, पहले T1 चला, फिर T2 चला, फिर T1 चला, ठीक है, पहले फिर T1 चला। तो देखो यहाँ पे ना हमने प्रायोरिटी सेट कर दी, लेकिन हमने क्या किया, बस उसे इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। वो चल रहा है अपने हिसाब से ही, ठीक है। आप ऐसे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है। आपको बस ये थ्योरेटिकली याद रखना है कि आप ऐसे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चलना बाद में वो अपने हिसाब से ही, अपने हिसाब से चलेगा वो, आप बस उसे सजेस्ट कर सकते हो कि उसकी प्रायोरिटी ये रहने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, बस इतना याद रखना कि आप उसे सजेस्ट कर रहे हो, आप जो प्रायोरिटी सेट करोगे जरूरी नहीं है वो उसी हिसाब से चले। देखो यहाँ पर ये लाइन में लिखी हुई है, थ्रेड प्रायोरिटीज कैन इन्फ्लुएंस द ऑर्डर इन विच थ्रेड आर शेड्यूल्ड बट दे डू नॉट गारंटी इट, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं है, उस हिसाब से चलेगा। मैंने आपको रन भी करके दिखा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। जावा के अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कि मल्टीपल थ्रेड
एक ही आपके मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कभी कभी कि आपके जब मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करेंगे ना, तो वो कोई बैड रिजल्ट को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में ऑफ्टन कम टू सिचुएशन वेयर मल्टीपल थ्रेड ट्राई टू एक्सेस सेम रिसोर्सेज। ठीक है, अगर बहुत सारे थ्रेड एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, अब देखो हमने थ्रेड के अंदर इतना तो पता चल गया कि हमें नहीं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थ्रेड की जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है। तो हम कैसे उसे एक्सेस करने से रोकेंगे दो थ्रेड को एक साथ किसी एक रिसोर्स को, ठीक है। जैसे कि आपके पास रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, कोई फाइल हो सकती है, ठीक है। आपकी फाइल के अंदर कोई एक ही चीज़ है, ठीक है। अब उसको एक ही साथ दोनों अगर थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी दोनों थ्रेड को मिलने में वो रिसोर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। Java synchronization is used to make sure by some synchronization method that only one thread can access the resource at a given time, ठीक है। अब देखो, अब हम ना जावा सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो थ्रेड है ना, हमारा जो रिसोर्स है, उसे एक टाइम पर एक ही थ्रेड एक्सेस करे, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड को एक्सेस करने से रोकेगा, ठीक है। बस मतलब एक बार थ्रेड ने अगर एक्सेस कर लिया तो वो क्या करेगा, लॉक कर देगा उस मेथड को और कोई और थ्रेड उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये आपने ना बेसिकली पढ़ा होगा किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब भी हमारी डेडलॉक की कंडीशन आती थी उसे हम कैसे प्रिवेंट करते थे, ठीक है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता था उसे हम कैसे प्रिवेंट करते थे। वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारा जो वो था सॉल्यूशन था किसका, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, उसे हम कैसे मैनेज करते थे। उस सब में आपने देखा होगा कि हमारा एक रिसोर्स होगा और मल्टीपल प्रोसेसेस उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थ्रेड्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, एक होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। हमें यहाँ पे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे से देखना है, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली वही होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करें, तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसे हम सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। इट एंश्योर दैट शेयर रिसोर्स आर सेफ एंड इन ऑर्डर, ठीक है। मतलब इस टेक्निक का यूज़ करके हमारा जो शेयर रिसोर्स है वो सेफ रहेगा और इन ऑर्डर में एक्सेस होगा, ठीक है। अब हमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन देखना है। It is used to coordinate and ordering of the execution of threads in a multi-threaded program. They are two types, ठीक है। देखो मतलब कि ये कोऑर्डिनेट और ऑर्डरिंग करता है किसकी, एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड की, ठीक है, कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्या वो कहीं दो थ्रेड एक साथ किसी रिसोर्स को एक्सेस तो नहीं कर रहे, अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये समझ लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट आएंगे और आपके जो आपका रिजल्ट आएगा ना या फिर जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, वो करप्टेड आउटपुट आएगा, ठीक है, गलत आउटपुट आएगा। अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, दो तरह के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है, जिसके तीन मेथड्स अभी हम पढ़ेंगे। और फिर होता है कॉपरेशन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा, ठीक है। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन यही होता है कॉपरेशन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस यूनिट का। अब देखते हैं हम पहले इस फ्लो चार्ट को, जिसे आप देखकर याद कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी इजी हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको फाइल हैंडलिंग में और एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक फ्लो चार्ट बताए थे, वैसे ही मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली जावा के अंदर दो तरीके के होते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन हमारे दो तरीके के होते हैं, दो मेथड होते हैं मतलब उसे हैंडल करने के। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एक होता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमारे तीन मेथड पे यूज करता है, एक होता है सिंक्रोनाइज मेथड, एक होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक और एक होता है सिंक्रोनाइज स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है, ये भी इसके भी तीन मेथड होते हैं, वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, ठीक है। उसे भी हम देखेंगे, वो भी आप फ्लो चार्ट में यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब हम इन तीनों मेथड को और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये वाली जो मेथड है ना, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ी होगी, ठीक है। यानी कि एक समय पर एक ही थ्रेड एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे ही वो जाएगा उसे एक्सेस करने, वो उसे लॉक कर देगा और दूसरा थ्रेड जब तक नहीं आ पाएगा जब तक वो उसे रिलीफ या फिर लीव ना कर दे, ठीक है। अब म्यूटेक्स ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है, आप उसे म्यूटेक्स भी कह सकते हो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को। ऑल्सो allows only one thread to access shared resource, ठीक है।
इट विल नॉट एनेबल साइमल्टेनियसली एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स, यानी कि ऐसे नहीं है कि आपका एक थ्रेड ने काम किया फिर दूसरा थ्रेड आ गया फिर तीसरा थ्रेड आ गया, ठीक है। पहले जब पहला थ्रेड आपका पूरा काम खत्म कर लेगा जब दूसरा थ्रेड आएगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू अकम्प्लिश इन द फॉलोइंग मेथड। अब आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वो कैसे कर सकते हो अकम्प्लिश, आप कर सकते हो सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनाइज मेथड, ये क्या होता है। देखो, अ सिंक्रोनाइज मेथड एंश्योर दैट ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट it at a time for a given instance. If a thread is executing a synchronized method, other threads are blocked until the thread release the lock, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास एक मेथड है, ठीक है, जैसे कि आपके पास है ना एक मेथड है जो कि आपके जो आपका जो वेरिएबल है उसे काउंट करती है, ठीक है। तो वो मेथड को क्या कर रहे हैं, तीन थ्रेड एक साथ यूज कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे मेथड के पहले। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉक करके एक मेथड है, ठीक है, उससे पहले आपको ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड का बस यूज करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे यूज कर लोगे ना तो आपके जितने भी थ्रेड जब रन होंगे ना तो वो सिंक्रोनाइजली रन होंगे, ठीक है। अब हम इसको है ना कोड करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसके कोड को ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करना है अपने। आप जैसे सिंक्रोनाइज समझा गया हो ना, ये नहीं आप इसका पूरा का पूरा कोड लिख कर आओगे, बस आपको एक मेथड लिखनी है, उसके आगे एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर देना, ठीक है, जिससे उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। वरना बहुत बड़े कोड है, ठीक है इसके, तो आपको ज़्यादा इनके कोड समझने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने सिंक्रोनाइज ये रहा, ठीक है, सिंक्रोनाइज मेथड ये रही हमारे पास ना। यहाँ पर एक मेथड है जो कि क्या करती है, टेबल को प्रिंट करती है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ रहे हो आप, ये टेबल को क्या करती है, प्रिंट करती है। और देखो, अगर हम ना पहले मैं आपको बिना सिंक्रोनाइजेशन के इसे रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, अगर हम सिंक्रोनाइजेशन को हटा देते हैं और ये वाली जो मेथड है ना, इसको ना तीन है ना हमारे जो थ्रेड्स हैं वो यूज करें, ठीक है। यहाँ पे दो थ्रेड यूज करें बेसिकली। देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो थ्रेड ये हो गया थ्रेड 1, ठीक है, ये क्लास हो गई थ्रेड की, ये हो गई थ्रेड 2, ठीक है। अब हमने इन थ्रेड का यूज करके दो थ्रेड बना रखे हैं T1 और T2, ठीक है। अब ये दोनों T1 और T2 क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं इस वाली मेथड का, ठीक है। तो इनने क्या किया, T1 को स्टार्ट किया और T2 को स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो रन के अंदर, हम रन के अंदर ही तो डालते हैं जो भी हमें थ्रेड से एग्जीक्यूट कराना होता है। तो देखो रन के अंदर हमारा यहाँ पर ये टेबल को यूज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये टेबल को यूज कर रहा है। यहाँ पर ये 5 की टेबल को प्रिंट करा रहा है और यहाँ पर ये 100 की टेबल को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब देखो, हम जब अगर सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज नहीं करते तो देखो कैसे प्रिंट होगा। 5 की टेबल प्रिंट हुई, 10 की टेबल प्रिंट हुई, 5 की टेबल 215, तो देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है, रिसोर्स का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर लिया। अब क्या होगा कि जो हमारा रिसोर्स है ना उसको हम सिंक्रोनाइजली एक्सेस करेंगे, ठीक है। एक थ्रेड पहले एक्सेस करेगा, फिर वो जब तक एक्सेस करेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक थ्रेड ने एक्सेस किया, 5 की टेबल पूरी की पूरी प्रिंट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 100 की टेबल प्रिंट हुई, यानी कि 5 तक प्रिंट करें, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 की पूरी प्रिंट हुई, फिर 100 की प्रिंट हुई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। अब देखो आपको है ना क्या करना है कि आपको पूरी की पूरी मेथड को आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज नहीं करना, आपको बस कुछ लाइंस को क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है मेथड के अंदर। तो देखो आप ना वहां पर सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज कर सकते हो, यानी कि आप सिंक्रोनाइज लिखो कीवर्ड, दिस जो आपका कीवर्ड है उसे पास करो, और यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक है वो वहां पर आप ब्लॉक बना दो। ये जो ब्लॉक रहेगा ये आपका सिंक्रोनाइज रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो रहेगा ना, इसको अगर कोई भी थ्रेड एक्सेस करेगा तो जब तक ही वो एक्सेस करेगा कि जब तक वो एक्सेस करेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता, और जब तक वो एक्सेस कर रहा होगा वो लॉक को डाल देगा, ठीक है, वहां पर। तो देखो इसका भी हम कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसका भी कोड लिख रखा है। देखो यहाँ पे हमें ना ये जो फॉर लूप है, ठीक है, ये जो फॉर लूप है इतना, ठीक है, हमें बस इसे है ना सिंक्रोनाइज बनाना था, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रिंट करेगा टेबल ये सिंक्रोनाइज रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड डाल दिया और हमने दिस कीवर्ड को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो हमारा जो ब्लॉक रहेगा, इतना जो ब्लॉक रहेगा ये क्या रहेगा, सिंक्रोनाइज रहेगा। इसके बाहर जो चीज़ें हो रही होंगी वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगी। ये देखो यहाँ पे हमारे पास दो थ्रेड है, एक ये वाला थ्रेड है और एक ये वाला थ्रेड है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को रन कर रहे हैं। तो ये क्या रहेगा, ये वाला जो ब्लॉक रहेगा वो सिंक्रोनाइज रहेगा और जो उसके बाहर रहेगा वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा। देखो ये वाली जो हमारी ब्लॉक क्लास है
इसको हम इस वाले से यूज़ करेंगे। ये देखो, आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं। अब देखो ये, इसको हम रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये रन होगी 5, 10, 15, 25। तो ये देख लो सिंक्रोनाइजली प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, हमने उसी के अंदर सिंक्रोनाइजली प्रिंट करा है। अब देखो इसके बाहर अगर हम कोई कीवर्ड को अगर हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो ब्लॉक है हमारा क्या रहेगा, सिंक्रोनाइज रहेगा, और जो इसके बाहर की चीज़ें होंगी, ये तो सिंक्रोनाइज मेथड है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, स्टैटिक सिंक्रोनाइज टेस्ट सिंक्रोनाइजेशन, हाँ ये वाला ठीक है, सॉरी, देखो वहाँ पे गलती हो गई। ये जो है ना हमारा, ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सिंक्रोनाइजेशन का, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके अंदर हमने दिस कीवर्ड को पास किया है। अब जो हमारा ये वाला जो ब्लॉक रहेगा, ठीक है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन वाला ब्लॉक है ना, ये वाला, ये क्या रहेगा, ये सिंक्रोनाइज रहेगा, ठीक है। अब जो इसके बाहर की चीज़ें होंगी वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगी, ठीक है। अब देखो इसको हम रन कराते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी टेबल प्रिंट होगी 5, 10, 15, 20, 25, एंड ये देखो सिंक्रोनाइजली प्रिंट हो रही है। अब अगर हम इस ब्लॉक के बाहर अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या रहेगा, वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला ब्लॉक है, हम इसके बाहर कोई चीज़ प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ना आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, 12 टाइम्स क्या करेंगे, हेलो को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। शाउट हेलो। अब देखो मैं यहाँ पे हेलो को प्रिंट कराऊंगा ना, तो देखना ये सिंक्रोनाइजली प्रिंट नहीं होगा। देखो 5 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, फिर देखो 100 प्रिंट हुआ, फिर हेलो प्रिंट हो गया। ये देख रहे हो आप, ये सिंक्रोनाइजली प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। हेलो जो है सिंक्रोनाइजली प्रिंट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि आपका जो एक मेथड पूरा खत्म हो गया फिर हेलो प्रिंट हो। देखो यहाँ पर तो ये वाला मेथड खत्म, ये वाला जो काम है खत्म हुआ, फिर सिंक्रोनाइजली हेलो प्रिंट हुआ, लेकिन फिर 100 आया, फिर हेलो आ गया उसके बीच में, तो ये क्या हुआ, सिंक्रोनाइजली प्रिंट नहीं हो रहा। अब अगर मैं क्या करूं, इस हेलो को ना इस वाले ब्लॉक के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। अब इस वाले हेलो को मैं, ये जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन वाला ब्लॉक है ना, अगर मैं इसके अंदर डाल दूं इसे, तो देखो यहाँ पे हमें आई का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जे का यूज़ करेंगे क्योंकि आई हमने इसके अंदर यूज़ कर लिया है। तो देखना, अब मैं अगर हेलो को इसके अंदर डाल दूंगा तो ये सिंक्रोनाइजली प्रिंट होगा, ठीक है। देखो 5, 10, 15, 25 हेलो प्रिंट हुआ, फिर 100 प्रिंट हुआ, 100 से लेके 500 प्रिंट हुआ, फिर हेलो प्रिंट हुआ 12 टाइम्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे हमारा सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक हमारा काम करता है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ किसी नंबर ऑफ लाइन्स को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिंक्रोनाइज मेथड का यूज़ करके क्या करते हैं, पूरे के पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उससे आपने मल्टीपल ब्लॉक्स बना, मल्टीपल थ्रेड्स बना रखे होते हैं, ठीक है, पर एक ऑब्जेक्ट के पास एक ही लॉक होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे T1 और T3 में ना कभी कभी वो आ सकता है, मतलब कि डिस्टर्ब आ सकता है, इंटरफेरेंस आ सकता है, लेकिन T1 और T2 में नहीं आएगा क्योंकि इनके पास एक ही लॉक है, तो इनके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। स्टैटिक हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं कि आपका जो मेथड है ना, वो आपकी जो मेथड है वो स्टैटिक हो जाए, और उससे क्या होगा कि आपका जो लॉक है ना वो क्लास पे हो, ना कि ऑब्जेक्ट पर। एक क्लास के पास एक ही लॉक रहेगा, ना कि ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। इसका हम यूज करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नीड ऑफ स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ऑब्जेक्ट 1 और एक है ऑब्जेक्ट 2। In case of synchronized method and synchronized block, there cannot be interference between T1 and T2 and T3 and T4। देखो T1 और T2 तो ऑब्जेक्ट थ्रेड किसके हैं, ऑब्जेक्ट 1 के, और T3 एंड T4 ऑब्जेक्ट किसके हैं, थ्रेड किसके हैं, ऑब्जेक्ट 2 के, ठीक है। तो देखो T1 और T2 में तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आएगा, और T3 और T4 में भी इंटरफेरेंस नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो T1 और T3 है और जो हमारा T2 और T4 है, इसके अंदर इंटरफेरेंस आ सकता है। इस वजह से हम यूज़ करते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का, क्योंकि स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन एक क्लास को एक ही लॉक प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंक्रोनाइजेशन मेथड का या फिर सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करोगे तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक लॉक प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे पास कर देंगे। इसका भी आप कोड देख लो, स्टैटिक सिंक्रोनाइज, ये रहा, ठीक है। आपने बस यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंक्रोनाइज स्टैटिक, और आपने यहाँ पे क्या बनाए, चार थ्रेड, चार ऑब्जेक्ट, चार क्लास बनाई, और चारों क्लास के आपने एक एक थ्रेड बना लिया। अब आप इसको रन करोगे तो ये आराम से एक एक करके देखो यहाँ पे ना गलती हो गई कोई,
T1 अरे यार पता नहीं वाई यार क्यों दे रही है इतना एरर वेरर फालतू में। देखो अब मैं चलाऊंगा ये रन हो जाएगा आराम से। ये देखो T1 ये बना हमारा T1 पूरा प्रिंट होगा। पहले 10 की टेबल, फिर पहले 1 की टेबल प्रिंट हुई, फिर हमारी 10 की टेबल, फिर 100 की टेबल, और फिर उसके बाद हमारी किसकी टेबल प्रिंट हो रही है, 1000 की टेबल। ठीक है, ये देख सकते हो हमने ना वही टेबल प्रिंट कराई थी, सिंक्रोनाइजली ये क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। अब देख सकते हो पहले हमारे पास किसकी, यहाँ पे ना n/1 लिख देती है, टेबल प्रिंट कराता है। पहला हमारा थ्रेड प्रिंट करा रहा है 1 की टेबल, दूसरा थ्रेड हमारा प्रिंट करा रहा है 10 की टेबल, और तीसरा हमारा 100 की टेबल, और चौथा हमारा 1000 की टेबल। ये हमारी सिंक्रोनाइजली प्रिंट हो रही है। ठीक है, बस ये आपको बताना था। आपको देखो पूरा कोड लिख के नहीं बताना बिल्कुल भी, बस आप क्या करोगे, ये वाला जो आपका मेथड है ना, बस आप इसको लिख दोगे और उसके अंदर आप सिंक्रोनाइज स्टैटिक लगा देना। ठीक है, इससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि आपने इसका यूज किया है। ठीक है, बस आपको इसका यूज करना है। ठीक है, आपने स्टैटिक सिंक्रोनाइज यहाँ पे लिख रखा है, और वहाँ पे भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्टैटिक सिंक्रोनाइज लिख देते हैं बस। ठीक है, एक ही बात रहेगी, आप अब इसे वापस प्रिंट करोगे तब भी वही बात रहने वाली है। ठीक है, वन पहले ये देखो ऐसे ही प्रिंट होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये वाले मेथड का एग्जांपल देना है वहाँ पे, जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, बस आपको ये लिख कर आना है। ठीक है, आपको पूरा कोड नहीं लिख कर आना, बस आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस वजह से मैंने आपको कोड समझाया है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो थ्रेड्स है ना वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे 3 मेथड्स का यूज करके, वेट का, नोटिफाई का, और नोटिफाई ऑल का। ठीक है, जब भी आपको किसी मेथड को स्लिप मोड में डालना है, या फिर मतलब किसी को वेटिंग स्टेज में डालना है, तो आप वेट मेथड का यूज कर लो, और अगर आपको उसको वेट से हटाकर उसे रिज्यूम करना है तो आप नोटिफाई का यूज कर लो। नोटिफाई हमारा एक ही मेथड को क्या करेगा, नोटिफाई करेगा कि वो रिज्यूम हो जाए, लेकिन नोटिफाई ऑल क्या करेगा, जितने भी मेथड आपके वेट कर रहे होंगे उन सबको रिज्यूम कर देगा। ठीक है, यही होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो दिस मेथड हेल्प टू मैनेज द एग्जीक्यूशन फ्लो एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड्स। ठीक है, ये किसके लिए हेल्प करता है, आपके एग्जीक्यूशन फ्लो को अच्छे से करने के लिए, और जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो पाए थ्रेड्स के बीच के अंदर। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, ये आपका जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है इसे भी ये सॉल्व करता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करता है मैं आपको बताऊंगा, और इसको है ना कोऑपरेशन भी कहा जाता है। अगर आप कोऑपरेशन अगर करके आता है तो भी आप इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन समझा देना। ठीक है, बेसिकली इतना ही होता है इसके अंदर। ठीक है, कि मतलब इसके अंदर ये जो 3 मेथड है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अभी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखो पहला है हमारा वेट। ठीक है, दिस मेथड causes the current thread to wait until under thread invokes the notify और notify all। ये जब तक वेट करता रहेगा जब तक कि वहां पर notify या notify all लिख कर ना आ जाए। ठीक है, द थ्रेड रिलीज द लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एंटर द वेटिंग स्टेट। अब जो भी उसके पास लॉक होगा उसे वो रिलीज कर देगा, और वो किस पे चले जाएगा, वेटिंग स्टेट पे चले जाएगा, अगर आपने ये कर दिया। ठीक है, वेटिंग ऐसे वेट डाल दिया। ठीक है, अब आता है नोटिफाई। नोटिफाई मैंने आपको बता दिया क्या करता है, दिस मेथड वेकअप्स अ सिंगल थ्रेड। ठीक है, एक थ्रेड को क्या करेगा, वेकअप करेगा, यानी कि रिज्यूम कर देगा, डेट इज इन वेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मॉनिटर। ठीक है, वो वेटिंग स्टेट में तो उसे क्या कर देगा, रिज्यूम कर देगा, उसे जगा देगा। ठीक है, इफ मल्टीपल थ्रेड आर वेटिंग वन ऑफ देम इज चूजन टू अवेट। अगर क्या होगा कि आपने बस नोटिफाई डाला है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो मेथड हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, वो आपके वेट कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें से कोई भी एक आपका जो है वो जग जाएगा, और वो कौन उसे चूज करेगा, उसे थ्रेड शेड्यूलर चूज करेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया थ्रेड शेड्यूलर याद रखना बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब नोटिफाई ऑल क्या करेगा, सबको जगा देगा। ठीक है, दिस मेथड वेकअप्स ऑल द थ्रेड दैट आर वेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मॉनिटर। ठीक है, जितने भी थ्रेड वेट कर रहे होंगे उन सबको जगा देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये देखो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, यहाँ पर एक हमारा प्रोड्यूसर है और एक हमारा यहाँ पे कंज्यूमर है। प्रोड्यूस का काम क्या करना है, प्रोड्यूसर का कि प्रोड्यूस करना किसी भी रिसोर्स को। ठीक है, और कंज्यूमर का क्या काम है, उसे वैल्यू को क्या करना, यूज करना। ठीक है, तो प्रोड्यूसर एक हमारे यहाँ पे बफर होती है जिसके अंदर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर करके वैल्यू को स्टोर करता रहता है। ठीक है, बफर के अंदर स्टोर रहती है, तो बफर की भी एक कैपेसिटी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है तो प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस करते जा रहा है और बफर भर गई और रिसोर्स हमारा क्या होगा, वैल्यू जो हमारी क्या होगी वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर हमारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब हमारा जो क्यू है या फिर बफर है वो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर, एक हमने वैल्यू बनाई है, एक हमने प्रोड्यूस जो हमारा प्रोडक्ट है या फिर रिसोर्स है वो अवेलेबल है कि नहीं वो हमने बनाया। ठीक है, वो बूलियन बनाया है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस जो भी कर रहा है वो क्या होगा, वो हमारा अवेलेबल है कि नहीं वो ये बताएगा। ठीक है, अब उसने प्रोड्यूस क्या वैल्यू करी है वो कौन बताएगा, वो हमारा ये आई है ना वो बताएगा। ठीक है,
अब देखो हमने यहाँ पे दो मेथड बनाएंगे, एक बनाएंगे प्रोड्यूस, ठीक है, और एक बनाएंगे हम कंज्यूम। प्रोड्यूस हमारी प्रोड्यूसर वाली होगी और कंज्यूम हमारी कंज्यूमर वाली होगी, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूस क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा अवेलेबल प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो फॉल्स जब वो रहेगा ना तो हमारा जो कंज्यूमर है वो वेट करेगा, ठीक है। जब भी प्रोड्यूसर जो आपकी अवेलेबल वाली है ना वो अगर आपकी फॉल्स है, ठीक है, तो आपका जो कंज्यूमर है वो वेट करेगा। जैसे कि वो फॉल्स है यानी कि प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर वेट हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी रहेगी तो हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, वेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा कंज्यूमर है वो वेट करेगा और ये क्या करेगा, हमारा जो प्रोड्यूसर है उसे प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही वो वैल्यू को प्रोड्यूस कर देगा वो आई को अलोकेट कर देगा और अवेलेबल को ट्रू कर देगा और नोटिफाई कर देगा। तो नोटिफाई से क्या होगा, हमारा कंज्यूमर वेकअप हो जाएगा यानी कि जग जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोड्यूसर है उसने वैल्यू को प्रोड्यूस कर दिया है यानी कि ये ट्रू हो गया है। तो उसे वो वैल्यू को यूज कर लेगा और क्या करेगा, जब तक है ना ये जो प्रोड्यूसर है ये जब तक वैल्यू को यूज करेगा तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो किस में चले जाएगा, वो वेटिंग स्टेज में चले जाएगा, ठीक है। और जो हमारा कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने के बाद क्या करेगा, अवेलेबल को फॉल्स कर देगा और नोटिफाई कर देगा, जिससे कि प्रोड्यूसर को पता चल जाएगा जो हमने हर रिसोर्स को प्रोड्यूस किया था वो खत्म हो गया है, उसे वापस प्रोड्यूस करो, ठीक है। इसे जल्दी से हम कोड भी देख लेते हैं। इसका कोड भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इसका जो मेथड है ना वो समझ लो, ठीक है। शेयर्ड रिसोर्स करके मैंने यहाँ पे बनाया था कोड, कहाँ गया, ये रहा, टेस्ट वेट नोटिफाई करके था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने ना एक क्लास बना रखी है शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। ये क्लास इतनी है, ठीक है, यहाँ तक इतनी क्लास है, ठीक है। एक हमने इसके अंदर मेथड बना रखा है प्रोड्यूस, एक हमने मेथड बना रखा है कंज्यूम, ठीक है। मेथड प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है, ये जो हमने एक वेरिएबल बना रखा है वैल्यू इज इक्वल टू 0, एक हमने वेरिएबल बना रखा है बुलियन अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल ये बताता है कि प्रोड्यूस हुआ है कोई भी वैल्यू या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये फॉल्स रहेगी कि प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा वैल्यू को। यहाँ पर इसने प्रोड्यूस करी न्यू वैल्यू और अवेलेबल को ट्रू कर दिया और यहाँ पे जो भी वैल्यू प्रोड्यूस की है वहाँ पर ये क्या कर देगा, उसे प्रिंट करा देगा और नोटिफाई कर देगा, जिससे कि हमारा जो कंज्यूमर है वो वेटिंग से उठ जाए, ठीक है, वेट ना करे। और उसे क्या करेगा, कंज्यूमर उसे क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और अवेलेबल को फॉल्स कर देगा और नोटिफाई कर देगा प्रोड्यूसर को कि वो जग जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये याद रखना कि अगर अवेलेबल ट्रू है तो हमारा प्रोड्यूसर वेट करेगा, ये देखो यहाँ पे वेटिंग आ रहा है, और अगर आपका अवेलेबल फॉल्स है तो आपका जो कंज्यूमर है वो वेट करेगा, क्योंकि हमने अभी हमने उसके अंदर देखा था डायग्राम के अंदर कि अगर प्रोड्यूसर वेट करेगा जब तक कि हमारी जो बफर है वो फुल रहेगी, ठीक है, और जो कंज्यूमर जब वेट करेगा अगर हमारी बफर क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, ठीक है। और अगर हम इसे रन करेंगे, ये देखो ये जो मेन है इसके अंदर बस क्या है, हमारे पास एक शेयर्ड रिसोर्स बनाया हमने ऑब्जेक्ट, और ये करता है रिसोर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर के अंदर हम डाल के प्रोड्यूस करवाते हैं और कंज्यूमर के अंदर हम डाल के क्या करते हैं, कंज्यूम करवाते हैं। यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर को कॉल कर दिया, यहाँ पे हमने कंज्यूमर को कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर ने 1 को प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने 1 को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। प्रोड्यूसर ने 2 को प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने 2 को कंज्यूम कर लिया। ज़्यादा कोड समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको पीपीटी में थ्योरी बताई है उतना समझ लेना, बस आपके कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अगर आपको ये देखो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, अगर ये लिखकर आ जाता है हाउ इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर, तो ये आपको लिख कर आना पड़ेगा इतना थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये प्रोड्यूस की जगह बस क्या आ जाएगा, अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। गलती से मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस लिख दिया, मैं चेंज कर दूंगा इसे, अवेलेबल आ जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस की जगह, बस इतना याद रखना, ठीक है। मैंने जो कोड यहाँ पे VS कोड पे बताया था बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही थी हमारा लास्ट इसका जो टॉपिक था। तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। देखो इसके अंदर है ना बेसिकली जो हमारे जितने भी मेथड हैं, मैंने आपको जितने भी मेथड बताए, सबसे पहला था हमारा क्या, प्रायोरिटी वाला। प्रायोरिटी के अंदर आपको क्या याद रखना है कि हमारी जो प्रायोरिटी होती है हम बस सजेस्ट कर सकते हैं उसे, हम ये गारंटी नहीं लेते कि उसी क्या बोलते हैं शेड्यूल में आपका जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमारे ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसे याद रखना, ठीक है। पहले हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्रोसेस थ्रेड हमारे 2 टाइप के होते हैं, म्यूचुअल और इंटर थ्रेड। म्यूचुअल हमारे 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड मैंने आपको अच्छे से कोड करके भी बता दिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है प्लीज़ कमेंट करो, और इतना मैंने जितना कराया ना बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा करा दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।